हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है पोस्ट ऑफिस रूल्स 2024। इससे पहले हमने पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 के बारे में पढ़ा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक तरह से फंडामेंटल एक्ट है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। ठीक है, मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिन्होंने इससे पहले पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 के बारे में नहीं पढ़ा, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरी ध्यान से देखें। बहुत ही प्रॉपर वे से आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस, हर टॉपिक हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया है। प्लीज़ आपको उसको देखें। अगर आपने इससे पहले भी वो टॉपिक पढ़ा हुआ है कहीं और जगह से, तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। बेशक आपको उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें। मैं चाहता हूँ आपके कंसेप्ट, पॉइंट टू पॉइंट कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपके वहाँ उस टॉपिक से, पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 से पॉइंट टू पॉइंट कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो आपको इस जो पोस्ट ऑफिस रूल्स 2024 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है, मीन जो वो एक्ट है ना, पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 2023, उसके सारे प्रोविजंस को ही यूज़ करके पोस्ट ऑफिस रूल्स बनाए गए हैं 2024। ओके, अगर आपको आपकी इस पोस्ट ऑफिस 2023 में कमांड है, तो आप इजीली इसको समझ जाएंगे। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑफिस रूल्स 2024। अब देखो ये क्या है। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कंफर्ड बाय सेक्शन 12 में जो पावर कन्फर्ड की गई थी, किसमें, पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 में जो पावर कन्फर्ड की गई थी, एंड इन सुपरसीशन ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस रूल्स टू 1993 एक्सेप्ट एज रिस्पेक्ट थिंग्स डन और omitted to be done before such superstition, the central government makes the following rules namely। ठीक है, इसमें ये लिखा गया है, जो पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 के सेक्शन 12 में ये बताया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक रूल्स बनाएगी, उस पावर को यूज़ करके ये रूल्स बनाए गए हैं। इससे पहले जो ये रूल चल रहा था हमारा पोस्ट ऑफिस रूल 1993, अब ये रूल इस रूल को सुपरसीड कर लेगा। ठीक है, अब अब ये रूल चलेगा, जो पोस्ट ऑफिस रूल्स 2024, आगे से ये रूल चलेंगे। और उसके बाद ये भी बताया गया, एक्सेप्ट एज रिस्पेक्ट थिंग्स डन, जो भी उस समय, ठीक है, इस रूल्स के आने से पहले जो भी कोई भी ऐसा काम किया गया या उस काम को करने से रोका गया इस एक्ट की वजह से, उसकी मान्यता वैसे ही रहेगी। ठीक है, इसमें यह बताया गया है। अब हम फर्स्ट देखेंगे, हमारा फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, शो टाइटल एंड कमेंसमेंट। इसमें टाइटल में है, और इस रूल को क्या कहा जाएगा, पोस्ट ऑफिस रूल्स 2024। और कमेंसमेंट कब से ये कमेंस होंगे, इट विल कम इनटू फोर्स ऑन द 16th डे ऑफ दिसंबर 2024। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, आप इसको एक अपने कोई नोटबुक में लिख लें। ठीक है, सेकंड हमारा रूल है डेफिनेशंस में। इसमें डेफिनेशंस कवर होती हैं इन दिस रूल्स अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। इसमें जनरल डेफिनेशंस हैं। एक्ट, सबसे पहले एक्ट इस रूल के अकॉर्डिंग एक्ट किसको कहा जाएगा, पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 को एक्ट कहा जाएगा। ठीक है, बोर्ड, इसमें एक बोर्ड टर्म यूज होगी। इसका मीनिंग क्या होगा, द पोस्टल सर्विसेज बोर्ड स्पेसिफाइड इन रूल 5। अब आगे आगे जाके हम रूल 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें एक बोर्ड के बारे में कुछ बताया गया है, एक बोर्ड बनाया जाएगा, उस बोर्ड को पोस्टल सर्विसेज बोर्ड कहा जाएगा। ठीक है, आगे थर्ड है हमारा सर्कल हेड means the chief postmaster general concerned or an officer exercising the power of the chief postmaster general। सर्कल हेड कौन होंगे, चीफ पोस्टमास्टर जनरल और एनी अदर ऑफिसर एक्सरसाइजिंग, जो उनके बिहाफ पे पावर एक्सरसाइज करेंगे, उनको सर्कल हेड कहा जाएगा। डिविजनल हेड कौन होंगे, मींस डायरेक्टर, सीनियर सुपरिटेंडेंट, चीफ पोस्टमास्टर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्टल डिवीज़न और आरएमएस डिवीज़न और फॉरेन पोस्ट। ठीक है, इन सभी में से कोई भी, जो भी ये इस पोस्ट पे होंगे, उनको डिविजनल हेड कहा जाएगा। ठीक है, और एनी ऑफिसर, कोई भी ऐसा ऑफिसर जो इन सभी की पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, उसको हम डिविजनल हेड कहेंगे। मेल ऑफिसेस, अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास है मेल ऑफिसेस। क्या होंगे, मीन्स द पोस्ट ऑफिसेस, वो पोस्ट ऑफिसेस
या वो प्रीमिसेस एसोसिएटेड विद हैंडलिंग जो हैंडल करेंगी, प्रोसेसिंग करेंगी, ट्रांसमिशन करेंगी ऑफ आइटम्स। आइटम्स जिससे पहले हम आर्टिकल्स कहते थे, अब वो चेंज होके आइटम्स हो गया है। हर एक आइटम बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बिहाफ पे जो भी ये काम होगा, मीन्स ठीक है, मीन्स मेल ऑफिसेस होंगे वो, जस्ट लाइक आरएमएस हो गया जैसे, ठीक है। जो मेल कोई भी ऐसा पोस्ट ऑफिस होगा या कोई भी ऐसी प्रीमिसेस जगह होगी एसोसिएटेड विद, किसके लिए होगी वो, हैंडलिंग करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, ट्रांसमिशन करने के लिए ऑफ आइटम बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, उसको हम मेल ऑफिस कहेंगे। और मेल सर्विस, और इस मेल सर्विस का क्या मीनिंग है, मीन्स ऑल एक्टिविटीज़, वो सभी एक्टिविटी रिलेटेड टू द, किसके रिलेट हो, जो कलेक्शन, कलेक्शन में, हैंडलिंग में, ट्रांसमिशन में, डिलीवरी में, फॉरवर्डिंग में, रिटर्निंग में, एंड होल्डिंग ऑफ आइटम, उस आइटम को होल्ड करने में जो एक्टिविटी होगी उस सभी को मेल सर्विस कहा जाएगा। ठीक है, मीन्स क्या हो गया, जब कोई कस्टमर आपके पास पोस्ट ऑफिस में आता है, ठीक है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस क्या करते हैं, नॉर्मली हम आरएमएस को वो लेटर सेंड कर देते हैं नॉर्मली, अगर मैं नॉर्मल सेंस में बात करूं, ठीक है। ये आरएमएस तो हो गया हमारा मेल ऑफिस, ठीक है। मेल ऑफिस क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे, ठीक है, हैंडल करेंगे, उस आइटम को हैंडल करेंगे, उसको बाद में ट्रांसमिशन करेंगे, उसके बाद में उसको डिलीवर करेंगे, ठीक है। अगर वो डिलीवर होता होगा तो डिलीवर भी करेंगे वो, ठीक है। फॉरवर्ड करेंगे, रिटर्निंग करेंगे, उसके बाद कोई आर्टिकल दोबारा आ जाता है तो रिटर्न हो जाएगा, होल्डिंग ऑफ आइटम, इसको हम मेल सर्विसेज कहेंगे। ये सभी जो भी सर्विसेज होंगी इसको हम मेल सर्विस कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा पोस्टेज। नेक्स्ट क्लॉज है हमारा पोस्टेज, मीन्स सम चार्जेबल ऑन मेल सर्विसेज। अब जो ये सर्विस प्रोवाइड की है इसके अगेंस्ट जो भी सर्विस, जो भी चार्ज लगेगा इसको हम पोस्टेज कहेंगे, ठीक है। फर्दर है हमारा नेक्स्ट क्लॉज है रीजनल डायरेक्टर, मीन्स द डायरेक्टर कंसर्न, मीन्स द डायरेक्टर कंसर्न और एन ऑफिसर एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ द डायरेक्टर इन द रीजन, उस रीजन के जो डायरेक्टर होंगे उनको हम रीजनल डायरेक्टर कहा जाएगा। रीजनल हेड मीन्स द पोस्ट मास्टर जनरल, रीजनल हेड कौन होंगे, पोस्ट मास्टर जनरल कंसर्न और एनी ऑफिसर एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ द पोस्ट मास्टर जनरल, पोस्ट मास्टर जनरल उस एरिया के पोस्ट मास्टर जनरल या उनके बिहाफ पे जो पावर ये एक्सरसाइज कर रहा है उसको हम रीजनल हेड कहेंगे, ठीक है। आगे है हमारा यूनिवर्सल पोस्टल सर्विसेज। यूनिवर्सल पोस्टल सर्विसेज का मतलब क्या होगा, मीन्स द प्रोविजन ऑफ सच पोस्टल सर्विसेज विच आर अफोर्डेबल एंड मेड अवेलेबल टू ऑल यूजर्स विद इन और आउटसाइड द कंट्री। अब इसमें क्या है, कुछ ऐसी सर्विसेज होंगी, कुछ ऐसे प्रोविजंस होंगे पोस्टल सर्विसेज को लेकर जो अफोर्डेबल अफोर्डेबल रेट्स पे होंगे, वो अफोर्डेबल सर्विसेज होंगी। मींस क्या होगा, कुछ बेसिक सर्विस ऐसी होती है ना, आपको अपने नागरिकों को देनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी, नागरिकों को या कोई भी ऐसे पर्सन को देनी ही पड़ेंगी, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल पोस्टल सर्विसेज। ओके, जिस वजह से कि मतलब वो इजीली उस सर्विसेज को ले पाएँ, ठीक है। बेसिक सर्विसेज, जैसे मैं बात करूँ रोटी कपड़ा और मकान होता है ना, वो बेसिक सर्विसेज होती हैं, वो ऐसे ही कुछ बेसिक पोस्टल सर्विसेज भी हों, ठीक है। आगे है हमारा वैल्यू एडेड सर्विसेज। वैल्यू एडेड सर्विसेज क्या होगा, मींस ऐड ऑन फीचर्स और मेल सर्विसेज। इस मेल सर्विसेज में जो भी हमने ऊपर स्टडी किया था मेल सर्विसेज, उसमें अगर कोई हम ऐड ऑन करते हैं, कोई भी ऐसे फीचर को ऐड ऑन करते हैं, जैसे कि जैसे कोई कस्टमर आपके पास रजिस्टर लेटर बुक करवाता है, आप उसको क्या करते हैं, आप कस्टमर की वो कस्टमर फर्दर उसमें अपना इंश्योर्ड करवा लेता है, एक वैल्यू ऐड हो गया ना इसमें। और कोई भी और चीज़ करवा लेता है, जैसे एक्नॉलेजमेंट ले लेता है या कुछ भी ऐसा चीज़ होता है, वो मीन्स वैल्यू ऐड हो गया उसमें। ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हेयर इन बट डिफाइंड इन द एक्ट शैल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन द एक्ट। अब देखो इसमें ये क्या है, अब इसमें सभी वर्ड्स, जो भी वर्ड्स हैं एंड एक्सप्रेशंस हैं यूज्ड हेयर इन, यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, बट डिफाइंड इन द एक्ट, एक्ट में डिफाइन किए गए हैं, यहाँ पे भी हैं और एक्ट में भी लिखे गए हैं, या ये भी हो, ये है और एक्ट में भी हैं, इसके अलावा एक्ट में भी हैं, उनका वही मीनिंग रहेगा जो एक्ट में दिया गया है, ठीक है। आगे है सर्विस टू बी प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट ऑफिस। कौन कौन सी सर्विस पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करेगा डोमेस्टिक और फॉरेन में, दोनों प्रोस्पेक्टिव में हम देखेंगे कौन कौन सी सर्विस पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करेगा। एवरी पोस्ट ऑफिस
मे प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विस फॉर कैरी आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट को लेकर, जो एक्ट हमारा पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 है, उस एक्ट को लेकर पोस्ट ऑफिस, हर एक पोस्ट ऑफिस कौन सी सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो कौन कौन सी होगी? मेल सर्विस, मेल सर्विस जिसके बारे में हम ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। विद इन और बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द कंट्री, एक हमारे कंट्री के अंदर और कंट्री से बाहर ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, पोस्ट ऑफिस सारी मेल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। वैल्यू एडेड सर्विसेज एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लॉज है। अब इसको लेकर कोई भी वैल्यू एडेड सर्विस होती है वो भी पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आगे है यूनिवर्सल पोस्टल सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लॉज ए। इस क्लॉज ए को लेकर जो मेल सर्विसेज इंडिया और बाहर जो भी हमने सर्विस देनी है मेल सर्विसेज की, उसको लेकर को उसमें जो यूनिवर्सल पोस्टल सर्विसेज होंगी, बेसिक पोस्टल सर्विसेज होंगी, वो भी प्रोवाइड करेंगे। ओके, फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग बैंकिंग, गवर्नमेंट सेविंग बैंक, पेमेंट सिस्टम और एनी अदर फाइनेंशियल सर्विसेज वो भी पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करेगा। मींस इसका मतलब क्या हो गया? फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग बैंकिंग। अब बैंकिंग का भी काम वो कर सकते हैं, जैसे ये ब्रॉड मीनिंग है बैंकिंग का। जैसे हम बात करें, कोई भी बैंक है, वो बैंक लोन, अब लोन प्रोवाइड, इसमें ये प्रोस्पेक्टिव भी, मतलब मेरे कहने का मतलब है अब ये प्रोस्पेक्टिव भी आने वाले समय में एक तरह से एड अप हो सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट सेविंग बैंक्स जो आजकल चल रहा है हमारा, ठीक है। पेमेंट सिस्टम, कोई पेमेंट सिस्टम कर सकते हैं। एनी अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, या कोई भी और फाइनेंशियल सर्विसेज वो कर सकते हैं। मनी रिमिटेंस सर्विसेज विद इन और बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द कंट्री। मनी को सेंड करने की सर्विसेज इंडिया और इंडिया से बाहर कर सकते हैं। आगे है इंश्योरेंस सर्विसेज इंक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस और एनी अदर इंश्योरेंस। अब देखो वो लाइफ इंश्योरेंस भी कर सकते हैं और या एनी अदर इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। मींस क्या हो गया, इससे आप क्या निकाल सकते हैं कि जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ वो जनरल इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? अगर आने वाले समय में इसको एड अप किया गया, ठीक है, मींस इसका दायरा इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। आगे है सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज एज ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऐसी सिटीजन सेंट्रिक सर्विस प्रोवाइड करती है तो वो उनको भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आगे है सर्विसेज एसोसिएटेड विद द एड्रेसिंग आइडेंटिफायर्स एंड पोस्ट कोड्स, ठीक है। कोई भी ऐसी सर्विस है जो एड्रेसिंग आइडेंटिफायर्स को लेकर है या पोस्ट कोड्स को लेकर है, वो भी काम करेंगे। पोस्ट कोड्स क्या है? जैसे जैसे पिन कोड होता है ना, जैसे इंडियन कॉन्सेप्ट है ये, इंडियन कॉन्सेप्ट है ये पिन कोड, 16 डिजिट का हमारा पिन कोड होता है, ठीक है। जैसे 147001 पिन कोड हो गया, ये एक स्पेसिफिक एरिया डिफाइन करेगा, ठीक है। पिन कोड होता है ये। अब ये जो पोस्ट कोड है ना, ये एक तरह से ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ये, जैसे मीन्स ये ना यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट हो गया ये, इसमें सभी आ जाता है। इसमें देखो, पहले तो केवल सिर्फ न्यूमेरिक डिजिट हुआ करते थे 6 जो पिन कोड में था हमारा। अब जो ये पोस्ट कोड है ना, इसमें ब्रॉड मीनिंग आ जाता है, जैसे कि इसमें न्यूमेरिक डिजिट भी आ जाते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक भी आ जाता है, या इनका सभी का मिश्रण आ जाता है। जियो लोकेशन भी कंसेप्ट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे गूगल मैप में जियो लोकेशन आती है, उसका कॉन्सेप्ट भी इसमें आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सारा वो काम कर सकते हैं, ठीक है। एनी सर्विस ऑफर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, कोई भी ऐसी सर्विस जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई है और लोकल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई है, उसको भी वो दे सकते हैं। एनी सर्विस ऑफर्ड थ्रू कोलैबोरेशन विद पब्लिक और प्राइवेट एंटिटी, ठीक है। कोई भी ऐसी सर्विस जो पब्लिक और प्राइवेट एंटिटी के साथ मिलके शुरू की गई है, वो भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं वो पोस्ट ऑफिस, ठीक है। आगे नेक्स्ट रूल है हमारा, डायरेक्टर जनरल टू ऑथराइज सर्टन सर्विसेज। कौन कौन सी सर्विस वो ऑथराइज कर सकते हैं? द डायरेक्टर जनरल इज ऑथराइज्ड टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, वो नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उनमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उनमें उनको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू एनी प्रोडक्ट रिलेटेड टू द सर्विस मेंशन इन दिस रूल्स। इस रूल्स में जो भी सर्विसेज मेंशन की गई हैं, उसमें से कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या किसी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। आगे है हमारा सब क्लॉज बी है, क्लॉज बी है हमारा, एंटर इनटू अ कोलैबोरेशन विद पब्लिक प्राइवेट एंटिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज स्पेसिफाइड इन रूल 3। अब जो रूल 3, जो ये ब्रॉड मीनिंग, जो ये रूल 3 था ना हमारा, जिसमें सब कुछ कवर हो गया, इसके रिलेटेड कोई भी ऐसा
वो कोलैबोरेशन करना चाहते हैं कोई पब्लिक एंटिटी के साथ या कोई प्राइवेट एंटिटी के साथ, कोई भी कोलैबोरेशन करना कर वो कर सकते हैं, करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। आगे है हमारा पोस्टल सर्विसेज बोर्ड। अब जो बोर्ड की बात ऊपर की गई थी जिसमें लिखा गया था जो रूल 5 में बताया जाएगा, उस बोर्ड को बोर्ड कहा जाएगा, पोस्टल सर्विसेज बोर्ड। इसके बारे में हम देखेंगे। द पोस्टल सर्विसेज बोर्ड शेल बी द अपेक्स लेवल पॉलिसी मेकिंग बॉडी, ठीक है। अपेक्स मीन्स सबसे बड़ी बॉडी होगी ये, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी को लेकर जो सबसे बड़ी सबसे अपेक्स बॉडी होगी ये। हैविंग परपीचुअल सक्सेशन, अब ये टर्म है परपीचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील फॉर एनी ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट ऑफिस अंडर रूल 3, जो रूल 3 में जो भी सर्विसेज है उसको लेकर, ठीक है। परपीचुअल सक्सेशन कुछ भी नहीं होता, एक तरह परपीचुअल सक्सेशन का मीनिंग ये होता है जैसे बोर्ड के मेंबर्स हैं, ठीक है। ये बोर्ड के सपोज करो कि आप इसमें 4 मेंबर्स हैं, किसी कोई कंपनी है, जैसे कंपनी की मैं बात करूँ उसमें 4 मेंबर्स हैं बोर्ड, ठीक है। मीन्स डायरेक्टर, 4 डायरेक्टर्स हैं उसमें, एक मेंबर की डेथ हो जाती है या कोई मतलब ये रिज़ाइन कर देते हैं तो भी बोर्ड ये चलेगा। ऐसे नहीं है कि बोर्ड की मान्यता वैसे नहीं रहेगी, ठीक है। चाहे बेशक कि सारे मेंबर भी उनमें से क्यों ना चले जाएं, बोर्ड की मान्यता वैसे ही रहेगी, ठीक है। इसको कहते हैं परपीचुअल सक्सेशन, और उनकी कॉमन सील होगी, ठीक है। आगे है हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड एंड पावर फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द बोर्ड। आगे क्या बताया गया है, जो ये बोर्ड की कंपोजिशन कौन बनाएगा, इसको कौन बनाए, इस बोर्ड के बारे में कौन बताएगा सारा, कि कितने मेंबर होंगे, उनके पास कौन कौन सी पावर्स होंगी, वो कौन क्या क्या फंक्शंस करेंगे, क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी उनकी, ठीक है। उसके बारे में कौन बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जो बोर्ड है, जो पोस्ट ऑफिस रूल्स 2024 में एक पोस्टल सर्विसेज बोर्ड के बारे में बताया गया है, तो उन उसकी नोटिफिकेशन कौन करेगा, उसके कंपोजिशन कौन बता सकता है, मतलब कौन बताएगा, या उसकी पावर्स को कौन डिफाइन करेगा, या उसके फंक्शन या ड्यूटीज़ को कौन डिफाइन करेगा, कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके। एक्सक्लूसिव प्रिविलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। आगे है हमारा एक्सक्लूसिव प्रिविलेज, ठीक है, ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। पोस्टेज स्टैम्प्स में इंडिया मतलब मतलब हमारी एक्सक्लूसिव प्रिविलेज रहेगी, ठीक है। सिर्फ हम ही ये कर सकते हैं, पोस्टेज स्टैम्प्स को इशू कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 8, द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल 8 के प्रोविजंस को यूज़ करके, इसमें इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट और एज द केस में बी द डायरेक्टर जनरल में इशू डेफिनेटिव, commemorative, special stamp, special issues of postage stamps or any other form of stamps as or related material। वो देखो, इस प्रोविजंस को इस प्रोविजंस के आधार पे सेंट्रल गवर्नमेंट या डायरेक्टर जनरल कोई भी मतलब डेफिनेटिव स्टैम्प्स इशू कर सकते हैं, कमेमोरेटिव स्टैम्प्स इशू कर सकते हैं, स्पेशल इश्यूज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स कर सकते हैं, और एनी अदर फॉर्म ऑफ स्टैम्प्स, कोई भी इस फॉर्म स्टैम्प्स की वो, और या इसके रिलेटेड कोई भी मटेरियल है उसको इशू कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ, डेफिनेटिव स्टैम्प्स क्या होती हैं, जो नॉर्मल स्टैम्प्स होती हैं, जो डेली यूज़, डेली पोस्टल सर्विसेज के सर्विस, जो भी हमारा सर्विस यूज़ होती हैं उसको कार्य में आती हैं, उसको हम डेफिनेटिव स्टैम्प्स कहा जाता है। ये बहुत ही बल्क में इशू की जाती हैं, ठीक है। आगे आ जाता है हमारा नेक्स्ट टर्म है हमारी कमेमोरेटिव स्टैम्प्स। कमेमोरेटिव स्टैम्प्स क्या होती है, कोई स्पेशल ओकेजन पे की जाती हैं ये, ठीक है। ये लिमिटेड स्टैम्प्स होती हैं, जैसे कोई भी हमारा कोई फेमस मतलब मैं कहूँ कि जैसे राम मंदिर का मतलब उनको राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो उसके बेस पे कमेमोरेटिव स्टैम्प्स बनी थी, ठीक है। स्पेशल इशू, स्पेशल इशू पोस्टेज स्टैम्प्स क्या हो जाता है, इसमें ये आता है कि कोई भी ऐसा इशू है जिस पे फोकस देना जरूरी है, उस पे गवर्नमेंट स्टैम्प्स इशू कर सकती है। जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में कोई भी आप गवर्नमेंट करना चाहती है, तो उसके रिगार्डिंग वो स्पेशल इशू स्टैम्प्स इशू कर देती हैं, ठीक है। ये भी लिमिटेड पीरियड के लिए होती हैं, ठीक है, लिमिटेड होती हैं, ये नंबर इसका लिमिटेड होता है, ठीक है। आगे है हमारा पोस्ट फ्लैटली एडवाइजरी कमेटी। आगे 8th रूल है हमारा फ्लैटली एडवाइजरी कमेटी। फ्लैटली आपको पता होगा, हॉबी ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स को कहा जाता है, फ्लैटलिक, ठीक है।
फ्लैटली हॉबी कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स को कहा जाता है, ठीक है। एक एडवाइजरी कमेटी बनेगी इसको लेकर, उसको द सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट, कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? फ्लैटली एडवाइजरी कमेटी, मीन्स ये एडवाइजरी, एक तरह से एडवाइजरी कमेटी है, ये एडवाइस देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। विच शैल एडवाइज द गवर्नमेंट, वो एडवाइजरी नेचर की होगी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑन इश्यूज ऑफ कमेमोरेटिव एंड स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प्स और एनी अलाइड मटेरियल्स मैटर्स रिलेटेड देयर टू, ठीक है। इसको लेकर इस सर्विस मतलब कमेमोरेटिव्स को लेकर, स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प्स को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एडवाइस करेगी, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ पोस्टेज और अदर चार्जेस, ठीक है। आगे है मोड ऑफ पेमेंट, पोस्टेज, जो भी मतलब चार्ज अमाउंट रिकवर की जाएगी, मतलब कस्टमर से ली जाएगी, उसका मोड क्या रहेगा, कैसे कैसे वो कस्टमर पेमेंट कर सकता है। द पेमेंट ऑफ पोस्टेज और एनी अदर सम चार्जेबल फॉर मेल सर्विस अंडर रूल 3, जो रूल 3 में सभी सर्विसेज के बारे में था, शेल बी मेड एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड, इनमें से कोई भी मोड के जरिए वो किया जा सकता है, इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशंस, ठीक है। और या कोई रेगुलेशंस, इसके बाद हम रेगुलेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे, या उस रेगुलेशन में कोई और मोड दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग भी किया जा सकता है। फर्स्ट है हमारा इन कैश, कैश में दिया जा सकता है, ठीक है। आगे पेमेंट थ्रू डिजिटल मोड, डिजिटली भी पेमेंट की जा सकती है, ठीक है। बाय पोस्टेज स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प्स को यूज़ करके भी पेमेंट की जा सकती है, ठीक है। बाय मीन्स ऑफ इम्प्रेशंस ऑफ फ्रैंकिंग मशीन, फ्रैंकिंग मशीन आप को पता ही होगा, ठीक है। उसके बारे में इन डेप्थ हम रेगुलेशंस में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें भी पेमेंट की जा सकती है, ठीक है। एनी अदर मोड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन, और रेगुलेशन में कोई भी ऐसा मोड जो डिफाइन किया गया है उसके जरिए भी इसकी पेमेंट की जा सकती है, ओके। नेक्स्ट है हमारा 10th रूल, मोड्स ऑफ पेमेंट फॉर अदर सर्विसेज। और पहले तो हमने देखा था मेल सर्विसेज के बारे में, उसके आगे है हमारा अदर सर्विसेज। इस मीन्स क्या होगा, इसका ब्रॉड सेंस होगी, ठीक है। सर्विसेज में सारी सर्विसेज आ जाएंगी, ठीक है। उसकी पेमेंट कैसे होगी? द मोड ऑफ पेमेंट फॉर द सम चार्जेबल ऑन एनी अदर सर्विसेज मेंशन इन दिस रूल्स शेल बी सच एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशंस, ठीक है। इस एक्ट में, इस मतलब रूल्स में कोई भी ऐसी सर्विसेज के बारे में बताया गया है, उसकी पेमेंट कैसे होगी? जो रेगुलेशंस में लिखा जाएगा, ठीक है। आगे है हमारा 11th रूल, एड्रेसेस एंड पोस्ट कोड्स, ठीक है। इसके बारे में हमने आगे देखा था, पहले डिस्कस हो चुका है, ठीक है। द डायरेक्टर जनरल बाय रेगुलेशंस, ठीक है। डायरेक्टर जनरल रेगुलेशंस बनाएंगे, स्पेसिफाइड द स्टैंडर्ड्स फॉर एड्रेसिंग ऑन द आइटम, आइटम पे किस तरह की एड्रेसिंग की कैसे स्टैंडर्ड्स रहेंगे उसको स्पेसिफाई करेंगे, कौन करेगा? डायरेक्टर जनरल। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैनेज एंड एलोकेट एड्रेसिंग आइडेंटिफायर्स एंड पोस्ट कोड्स, और जो ये आइडेंटिफायर्स हैं, एड्रेसिंग आइडेंटिफायर्स हैं, ठीक है, पोस्ट कोड्स हैं, मीन्स जो किसी पर्टिकुलर एड्रेस को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, उसको मैनेज और एलोकेट कौन करेगा? डायरेक्टर जनरल करेंगे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। द डायरेक्टर जनरल शैल मैनेज, एलोकेट, पब्लिश पोस्ट कोड और पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड, ठीक है। इसको कौन पब्लिश करेगा? मैनेज कौन करेगा? एलोकेट कौन करेगा? पब्लिश कौन करेगा? डायरेक्टर जनरल करेंगे, ठीक है। मैं आपको ये अब ये बताना चाहता हूँ, प्लीज़ देखो, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसको ईजिली याद रख लेंगे तो आपको आसानी होगी पेपर को क्रैक करने में, ठीक है। 12th रूल है हमारा, पावर टू गिव इफेक्ट टू अरेंजमेंट्स विद अदर कंट्रीज, ठीक है। अदर कंट्रीज में अरेंजमेंट करना है तो कैसे, पोस्टल सर्विसेज को लेके, तो इसमें क्या प्रोविजंस रहेंगे? द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल प्रोवाइड द सर्विसेज एज मेंशन इन दिस रूल्स इन फर्दरेंस टू इंटरनेशनल पोस्टल कोऑपरेशन। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट इस रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी सर्विसेज होंगी, अगर वो इंटरनेशनल पोस्टल कोऑपरेशन में वो आगे लेके जाना चाहते हैं, वो कौन करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे, ठीक है। द इंटरनेशनल पोस्टल कोऑपरेशन शैल बी विद अदर कंट्रीज और टेरिटरीज, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, अदर पोस्टल यूनियन, पब्लिक और प्राइवेट एंटिटी, और इन कंफर्मिटी विद द प्रोविजंस ऑफ यूपीयू कन्वेंशन
manual regulations, multilateral or bilateral agreement with the foreign country, other unions, law and bylaws and the international law as may be applicable for the time being enforced। ठीक है, इसलिए कुछ भी नहीं है इसमें। ये है जो मतलब जो ये अरेंजमेंट्स रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी किसके, जैसे यूपी यू के साथ जो भी है वो मतलब उसकी सारी मतलब आगे अरेंजमेंट्स कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अगर जो हमारे कंट्री के बाहर जो भी कोई ऐसी यूनियन है, जैसे कोई प्राइवेट एंटिटी है, कोई भी ऐसी एंटिटी है, उसके साथ जो भी मतलब अरेंजमेंट्स करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब आगे फर्दर क्या है, द डायरेक्टर जनरल इन इज ऑथराइज्ड टू इशू रेगुलेशन फॉर द पर्पसेस ऑफ सब रूल 1 एंड 2। अब इस रूल को लेकर, रूल 1 और रूल 2 को लेकर जो भी रेगुलेशंस बनाए जाएंगे वो कौन बनाएगा, डायरेक्टर जनरल बनाएंगे। ठीक है, अब देखो इससे पहले इसे आज में इसमें से आपको क्वेश्चन कौन सा आ सकता है। देखो पहले तो क्वेश्चन आएगा पहले तो क्वेश्चन आएगा इसको जो भी इंटरनेशनल पोस्टल कोऑपरेशन है, इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन है, या कोई भी ऐसी एंटिटी है, इंटरनेशनल एंटिटी है, उसके साथ कौन मतलब सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन पता है कौन एग्रीमेंट करेगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। उस एग्रीमेंट को लेकर अगर कोई भी रेगुलेशंस बनाए जाते हैं तो कौन बनाएगा, डायरेक्टर जनरल बनाएंगे। ठीक है, वो क्यों बनाएंगे, वो तो देखो डिपार्टमेंटल स्पेसिफिक है ना वो। ठीक है, आगे आ गया हमारा 13 रूल क्या कहता है, ऑफिशियल मार्क टू बी डिनोटेड। ऑफिशियल मार्क टू बी डिनोटेड आगे है हमारा, द पोस्ट ऑफिस मार्क्स शैल बी द प्रूफ ऑफ सर्टन फैक्ट्स डिनोटेड ऑन द आइटम इन द रिस्पेक्ट ऑफ। इसमें हम देखेंगे क्या लिखा गया है, इसमें आपको आगे जाके पूरा पता चल जाएगा। द प्रोडक्शन ऑफ द आइटम having thereon the official mark of the post office denoting that the item has been refused, rejected or unclaimed or cannot for any other reason be delivered or any other remark so denoted shall be sufficient proof of the fact indicated। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, पोस्ट ऑफिस मार्क्स के बारे में बताया गया है। अगर मैंने देखो इससे पहले मैंने पोस्ट ऑफिस एक्ट में भी ये डिस्कस किया था, ये कुछ भी नहीं है इसमें। ये है अगर कोई आर्टिकल पोस्टमैन के पास आता है, वो कस्टमर के पास जाता है उसको डिलीवर करने के लिए, मीन्स ये एड्रेसी है। अगर वो एड्रेसी इसको रिफ्यूज़ कर देता है या इसको ये पता चला कि ये एड्रेसी की डेथ हो गई है, वो डिसीज लिख देता है। ठीक है, अब ये एक तरह से पोस्ट ऑफिस मार्क की तरह यूज़ होगा। ठीक है, अगर देखते ही इसको ये माना जाए कि आर्टिकल ये रिफ्यूज हो चुका है, या फिर इस पे कोई भी ऐसी ड्यू स्टैंप लगी हुई है, अगर वो ड्यू स्टैंप लगी हुई है, ये ऑफिशियल मार्क है उस, अगर ये पोस्टमैन इस एड्रेस पे कोई आर्टिकल देगा, अगर इस पे ड्यू स्टैंप लगी हुई है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी आगे है हमारा सेकंड, एवरी प्रोसीडिंग्स फॉर द रिकवरी ऑफ एनी पोस्टेज और सम एलेज्ड टू बी डन अंडर दिस एक्ट। जो भी इस रिमार्क को लेकर, इस पोस्ट मार्क को लेकर कोई भी रिकवरी है तो वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ली जाएगी। सेंडर ऑफ आइटम, सेंडर ऑफ आइटम किसे कहा जाएगा, द पर्सन और द एड्रेस और फ्रॉम होम द आइटम इज प्रपोर्टेड टू हैव कम। ठीक है, शैल बी डीम्ड टू बी द सेंडर। जो कोई भी ऐसा पर्सन है, कोई भी ऐसा एड्रेस है, या कोई भी ऐसी कोई भी किसी ने कोई लिखा हुआ है, सेंटर में किसी का नाम लिखा हुआ है, उसको मानते हुए, ठीक है, वो माना जाएगा, ये सेंटर रहेगा उस आर्टिकल का। ठीक है, ऑफिशियल मार्क ऑन आइटम्स डायरेक्टर जनरल में बाय रेगुलेशन। देखो ऑफिशियल मार्क के रिगार्डिंग रेगुलेशंस कौन बनाएगा, डायरेक्टर जनरल बनाएंगे। ठीक है, ऑथराइज सर्टन ऑफिसर्स, इसमें क्या रहेगा, ऑथराइज करेंगे सर्टन ऑफिसर और ऑफिशियल्स टू मेक एन ऑफिशियल मार्क ऑन आइटम नोटेड दैट, ठीक है, एनी पोस्टेज और अदर सम इज ड्यू इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ टू द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, क्या जो देखो जो भी रेगुलेशंस होंगी उस ऑफिशियल मार्क को लेकर, उनमें से डायरेक्टर जनरल क्या करेंगे, कुछ ऑफिसर को या ऑफिशियल्स को ये पावर दे देंगे। देखो मैं आपको दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है वैसे तो। देखो ऑफिशियल मार्क ऑन आइटम, डायरेक्टर जनरल में बाय रेगुलेशन ऑथराइज सर्टन ऑफिसर और ऑफिशियल्स टू मेक एन ऑफिशियल मार्क ऑन एन आइटम डिनोटेड दैट, ठीक है, any postage or other sum in due in respect thereof to the post office। 15th रूल क्या कहता है हमारा, ऑफिशियल मार्क
15th है हमारा आगे, रूल नंबर 15 हमारा क्या कहता है, ऑफिशियल मार्क ऑन आइटम। ऑफिशियल मार्क, जो आइटम्स पे जो ऑफिशियल मार्क होंगे उसके बारे में बताया गया है। द डायरेक्टर जनरल में बाय रेगुलेशन ऑथराइज सर्टन ऑफिसर और ऑफिशियल्स टू मेक एन ऑफिशियल मार्क। ठीक है, कुछ ऐसे ऑफिसर्स होंगे या ऑफिशियल्स होंगे, उनको कुछ सर्टन ऑथराइजेशन दी जाएगी डायरेक्टर जनरल के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग वो रेगुलेशंस बनाएंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, एनी पोस्टेज और अदर सम इज ड्यू इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ टू द पोस्ट ऑफिस। उसमें वो क्या क्या कर सकते हैं, कोई भी आर्टिकल पे अगर कोई पोस्टेज स्टैंप की ड्यू की स्टैंप लगी हुई है वो लगा सकते हैं। तो किसी आर्टिकल को डिलीवर करने से पहले इसकी कोई अमाउंट रिकवर करनी है तो उस पर कोई पोस्टेज ड्यू स्टैंप लगा सकते हैं। द मार्क शैल बी द प्रूफ और टू डोनेट दैट द सेड अमाउंट इज ऑफ सो ड्यू। ठीक है, जो भी ये मार्क है शैल बी द, ये प्रूफ रहेगा कि उसमें से इस आर्टिकल से इतनी अमाउंट लेनी है। ठीक है, द इस आर्टिकल डिलीवर करने से पहले ये अमाउंट लेनी है। द आइटम हैज़ बीन रिफ्यूज्ड और रिजेक्टेड और अनक्लेम्ड एंड और कैन नॉट फॉर एनी अदर रीजन बी डिलीवर्ड। ठीक है, द आइटम हैज़ बीन रिफ्यूज्ड, उसको लेकर उसमें ये बता सकते हैं कि आर्टिकल रिफ्यूज हो गया है, रिजेक्टेड हो गया है या अनक्लेम्ड हो गया है, और कैन नॉट फॉर एनी अदर रीजन बी डिलीवर्ड, किसी और रीजन से वो को डिलीवर नहीं किया जा सकता। उसके बारे में कोई भी ऐसा मार्क्स है, उसकी रेगुलेशंस कौन बनाएंगे, डायरेक्टर जनरल बनाएंगे। ठीक है, इंटरसेप्शन, डिटेंशन, ओपनिंग ऑफ आइटम। आगे है 16 रूल हमारा, ये क्या कहता है हमें, इंटरसेप्शन के बारे में कहता है, डिटेंशन के बारे में कहता है, ओपनिंग ऑफ आइटम्स के बारे में कहता है। ठीक है, आइटम या आइटम्स के बारे में कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9, no direction for interception, detention or opening of any item or class of item under subsection 1 of section 9 of the act shall be issued except by an order made by the member of the board looking after the work of the operation in the department of post or the circle head। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, जो जो इससे पहले जो हमने एक्ट पढ़ा था ना, उसमें इस सेक्शन में, इस सेक्शन के इस सब सेक्शन में ये बताया गया था आर्टिकल को किस तरह इंटरसेप्शन किया जाए, डिटेंशन किया जाए, ओपनिंग किया जाए। ठीक है, ठीक है, इसकी डायरेक्शंस कौन कौन दे सकता है, कौन कौन दे सकता है, मेंबर ऑफ द बोर्ड दे सकते हैं जो इस काम जो ये काम कर रहे हैं, या फिर सर्कल हेड दे सकते हैं। ठीक है, इन अनअवॉइडेबल का सर्कमस्टांसिस, देखो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में तो इस ये ही आर्टिकल को इंटरसेप्ट कर सक, इसकी मतलब यही ऑथराइज करेंगे किसी ऑफिशियल को, मतलब इंटरसेप्ट, कोई आर्टिकल इंटरसेप्ट करना है, डिटेन करना है या ओपन करना है। ठीक है, अदरवाइज कोई भी ऐसा अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आपके सामने आ जाती हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इस पावर्स को थोड़ा डेलीगेट किया गया है। इन सच ऑर्डर में बी मेड बाय एन ऑफिसर, ऑफिसर भी कर सकते हैं, नॉट बिलो द, जो ऑफिसर हो वो किस रीजनल हेड और रीजनल डायरेक्टर के रैंक से बिलो के ना हो। ठीक है, आगे फर्दर क्या है, इन इमरजेंट केसेस, कुछ इमरजेंसी केसेस में क्या होगा, इसको और डेलीवर्ड किया गया पावर्स को, while obtaining of prior direction for interception, detention और opening of item is not feasible। ठीक है, वेयर, जहाँ पे मतलब ये पॉसिबल नहीं है, आप उसकी मतलब प्रायर परमिशन ले पाए, द रिक्वायर्ड इंटरसेप्शन, डिटेंशन, ओपनिंग ऑफ आइटम शैल बी कैरिड आउट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द डिविजनल हेड की डायरेक्शन से भी आर्टिकल को डिटेन किया जा सकता है, इंटरसेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, हु शैल इन्फॉर्म द कंसर्न कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो क्या करेंगे, कंसर्न कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे, स्पेसिफाइड इन सब रूल 1, जो ये इस रूल में बताया गया है, जो और टूल में बताया गया है, विद इन 3 डेज, 3 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, इन अथॉरिटीज को वो इन्फॉर्म करेंगे ऑफ सच इंटरसेप्शन के बारे में, डिटेंशन के बारे में, ओपनिंग के बारे में, एंड दैट सच ऑर्डर शैल बी गॉट कंफर्म्ड बाय द कंसर्न कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद इन अ पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज। और इनको 7 वर्किंग डेज में, जो ये ऊपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, इनको 7 डेज में ये देना पड़ेगा, इसके बारे में अपनी परमिशन देनी पड़ेगी। ठीक है, कंफर्म करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट इफ द कंफर्मेशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज रिसीव्ड विद इन द स्टिपुलेटेड 7 डे, अगर 7 डेज में नहीं आती तो क्या होगा, सच इंटरसेप्शन शैल सीज टू ऑपरेट, जो ये इंटरसेप्शन की गई है वो रद्द हो जाएगी। ठीक है, एंड शैल नॉट बी रिकमेंडेड विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और फर्दर उसको अगर दोबारा रिकमेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब तक कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूवल नहीं देते।
Any order issued by the competent authority under subsection 1, 2, 3 shall contain reason to be recorded in writing for such direction। इसमें क्या है, जो भी ये काम हो उसके अगेंस्ट रिटर्न में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। In order to oversee the interception done under subsection sub rule 1, 2, 3, the central government shall constitute a review committee consisting of the following, ठीक है। जो ये इससे पहले हम जो तो 3 सब रूल पढ़े हैं, इसको लेकर कोई भी चीज़, मतलब कोई भी आइटम ऐसी है जिसको डिटेन किया गया, इंटरसेप्ट किया गया, ओपन किया गया, उसको लेकर एक रिव्यू कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है। जो किस किस से बनी होगी, डायरेक्टर जनरल पोस्ट, जो उसका एक मेंबर कौन होगा, डायरेक्टर जनरल पोस्ट के, ठीक है, वो चेयरमैन होंगे, इस कमेटी के, रिव्यू कमेटी के चेयरमैन होंगे, ठीक है। और 2 मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, और 2 मेंबर्स होंगे अदर देन द मेंबर मेंशन्ड इन रूल 1, ठीक है। जो रूल 1 में जो ये इस ऑपरेशन का काम कर रहे थे, जिनकी परमिशन से आर्टिकल को रोका जा सकता है, ठीक है, उनको छोड़कर, और 2 मेंबर इसके मेंबर होंगे। द रिव्यू कमेटी, जो ये रिव्यू कमेटी होगी, शैल मीट एट वंस इन 3 मंथ, 3 मंथ में एक बार वो मिलेगी, एंड रिव्यू ऑल द डायरेक्शंस इशूड अंडर सब रूल 1 to 3, और जो ये सब रूल 1 to 3 के को यूज़ करके कोई भी ऐसी आइटम जिसको डिटेन किया गया, ओपन किया गया, इंटरसेप्ट किया गया, उसके बारे में रिव्यू करेंगे, ठीक है। आगे है हमारा, द सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाय नोटिफाई द फॉलोइंग ऑफिसर्स एज ऑथराइज्ड ऑफिसर टू इंटरसेप्ट डिटेन आइटम ऑन द ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नेमली, ठीक है। मीन्स इसमें क्या बताया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाय नोटिफाई करेंगे द फॉलोइंग ऑफिशियल्स, ठीक है, एज ऑथराइज्ड ऑफिसर्स के रूप में, टू इंटरसेप्ट, वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं, आर्टिकल को डिटेन कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑर्डर पे ये काम कर सकते हैं। ऑफिसर इंचार्ज कौन कौन कर सकता है, मीन्स इसके पावर को फर्दर डेलीगेट किया गया है, ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते हैं, ठीक है। आगे है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफिस को ये पावर दी जा सकती है, ठीक है। एनी अदर हायर ऑफिसर को भी ये पावर दी जा सकती है। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द मेल ऑफिस के कोई भी ऑफिसर इंचार्ज को ये पावर दी जा सकती है, और एनी हायर ऑफिसर को ये चार्ज पावर दी जा सकती है। नो ऑथराइज्ड ऑफिसर शैल ओपन एनी आइटम स्पेसिफाइड इन दिस रूल, जो भी ये ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, कोई भी आर्टिकल को ओपन नहीं कर सकते एक्सेप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसर्न लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी, ठीक है। देखो, ये इंटरसेप्ट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, बट इसको ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सेप्ट किस किस केस में ये ओपन कर सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी की प्रेजेंस में ये ओपन कर सकते हैं, उनकी प्रेजेंस के बिना ये ओपन नहीं कर सकते। द ऑथराइज्ड ऑफिसर शेल मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड, जो ये ऑथराइज्ड ऑफिसर होंगे ये शेल मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे। देयर इन कैटेगरी ऑफ आइटम, उसमें कैटेगरी आइटम्स की कैटेगरी इंक्लूडिंग एनी ट्रैकिंग नंबर, ठीक है, पर्टिकुलर्स ऑफ सेंडर एड्रेस के पूरा नोट करेंगे, ये वेट ऑफ द आइटम को नोट करेंगे, पोस्टेज को नोट करेंगे, रीज़न फॉर इंटरसेप्शन को नोट करेंगे, ठीक है, एंड डिटेंशन ऑफ द आइटम को नोट करेंगे, डेट ऑफ इंटरसेप्शन, डिटेंशन ऑफ आइटम एंड द डायरेक्शन फॉर विच द डायरेक्शन रिमेन इन फोर्स, ठीक है, कब तक ये डिटेन किया जाएगा, ठीक है। उसके आगे है हमारा, ऑथराइज्ड ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द डिस्पोजल ऑफ द आइटम इंटरसेप्टेड अंडर सबसेक्शन 1 to 3 इन द मैनर एज स्पेसिफाइड इन द पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024, ठीक है। इंश्योर, देखो जो ये ऑथराइज्ड ऑफिसर्स होंगे ये इंश्योर करेंगे, अब जो पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस में जो भी बताया गया है, एक मैनर बताया जाएगा ना, कि आपने जो आर्टिकल डिटेन तो कर लिया, उसको आपने डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, वो जो ये इस रूल रेगुलेशंस में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग ये ऑथराइज्ड ऑफिशियल काम करेंगे। द डायरेक्शन फॉर इंटरसेप्शन डिटेंशन शैल रिमेन इन फोर्स, जो डायरेक्शन होगी इंटरसेप्शन की, डिटेंशन की, तब तक होगी जब तक इसको रद्द नहीं किया गया, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, ठीक है, 30 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू एंड मे बी फर्दर एक्सटेंडेड, इसको आगे फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द पीरियड मे नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 90 डेज, 90 डेज के ऊपर इसको नहीं किया जा सकता, प्रोवाइडेड फॉर, इसके आगे क्या है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट प्रोविजो में जो बताया गया है, द डिटेल आइटम शैल बी हैंडेड ओवर टू द कंसर्न लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी, उसको
अगर ये पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उस फर्दर इसको आर्टिकल को जो आइटम है उसको लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी को दे दिया जाएगा। ठीक है। द इंटरसेप्शन and detention of an item under sub rule 1 to 3 does not exempt the center from any action which might have been taken if the item has been delivered in due course through post। अब देखो इसमें क्या है, जो ये आइटम थी जिसको किसी वजह से मतलब पोस्ट ऑफिस ने उसको डिटेन कर लिया। ठीक है। अब डिटेन करते हुए डिटेन नहीं किया या कर लिया, ठीक है, फिर भी ये आर्टिकल सेंड हो गया, मीन्स जिसने ये सेंड किया था उसकी पूरी लायबिलिटी रहेगी इस आर्टिकल के प्रति। ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता कि अगर सपोज करो ये आर्टिकल आइटम थी, सेंडर ने कोई सेंडर है, सपोज करो ए सेंडर ने बी को सेंड किया, इसमें कोई भी ऐसा प्रोहिबिटेड आर्टिकल है, ठीक है, जो पब्लिक सेफ्टी को लेकर एक तरह से क्रिटिकल आर्टिकल है, जो ये गलती से पोस्ट ऑफिस से डिलीवरी भी हो जाता है, ठीक है, अनोइंगली डिलीवर हो जाता है। ठीक है। फिर भी अगर आगे आगे जाके कोई ऐसा चीज़ आती है कि जिसकी वजह से कोई भी ऐसा इशू क्रिएट हो जाए तो सेंडर इससे बच नहीं सकता। ठीक है। आगे क्या है, द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 1 to 11, जो सब रूल 1 से लेकर 11 तक शेल अप्लाई म्यूटेटस मुटेंडिस टू द आइटम्स एंड टू एंड रिसीव फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, म्यूटेंटिस मुटेंडिस का मतलब क्या ये हो जाता है, जो ये रूल्स के बारे में हमने कहा, ये तो हम बात कर रहे थे जो डोमेस्टिकली आइटम्स के बारे में बात कर रहे थे। अगर कोई इंटरनेशनल आइटम आता है, फॉरेन कंट्री से कोई आइटम आती है, तो उस पर भी ये रूल्स रहेंगे। अगर ये चेंज होंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। ठीक है। ड्यूटी ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर इन डिलीवरिंग आइटम। ठीक है। ड्यूटी ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर, जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होंगे उनकी डिलीवरी आइटम को क्या ड्यूटी रहेगी डिलीवरी के रूप में। ठीक है। द ऑथराइज्ड ऑफिसर शैल बी एम्पावर टू डिलीवर एन आइटम, इनको ये एम्पावर किया जाएगा आइटम डिलीवर को लेकर। ठीक है। रेकॉन टू कंटेन एनीथिंग लायबल टू ड्यूटी, जिस पे कोई ड्यूटी लग सकती है, और विच इज सस्पेक्टेड टू कंटेन एनी प्रोहिबिटेड आइटम, जिस पे कोई आइटम बुक हुई है उसमें कोई प्रोहिबिटेड आइटम है उसको लेकर। ठीक है। टू सच कस्टमर अथॉरिटी, वो ये कस्टमर अथॉरिटी को दे सकते हैं, और एनी अदर लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी, या इनसे अलावा कोई भी ऐसी लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी है उसको ये आर्टिकल दे सकते हैं, एज मे बी स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन इशूड अंडर सब रूल Subsection 3 of Section 9 of the Act for taking necessary action in respect for such item in accordance with the provisions of any law for the time being enforced। ठीक है। इसको ये सेम ही बात है, इसमें कोई भी ऐसा फर्क नहीं है, जो मैंने बताया यही है ये। ठीक है। इंटरसेप्शन इन एडिशन टू एंड नोट इन डेरोगेशन ऑफ अदर लॉ। ठीक है। अब ये क्या है, ये टर्म को समझना ध्यान से। इंटरसेप्शन इन एडिशन टू एंड नोट इन डेरोगेशन ऑफ अदर लॉ। ठीक है। अब इसमें ये बताया गया है, नथिंग कंटेन इन सब रूल 16, जो सब रूल 16 में जो ये इतनी बातें बताई गई हैं, शेल प्रिवेंट इंटरसेप्शन ऑफ आइटम एज रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शेल बी गवर्न बाय एनी प्रोसीजर एप्लीकेबल अंडर सच लॉ। ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे 18th रूल के बारे में, इंटरसेप्शन इन एडिशन टू एंड नोट इन डेरोगेशन ऑफ अदर रूल। ठीक है। इसमें ये लिखा गया है, नथिंग कंटेन इन दिस रूल 16 शैल प्रिवेंट इंटरसेप्शन ऑफ आइटम एज रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है। अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है, शैल बी गवर्नड बाय एनी प्रोसीजर एप्लीकेबल अंडर सच रूल। ठीक है। इसमें ये बताया गया है, देखो रूल 16 में बताया गया था किन किन किस किस तरह से आर्टिकल को डिटेन किया जाता है। अगर इसके बारे में जो बताया गया है, कोई आर्टिकल डिटेन होता है तो ठीक है,
इस आर्टिकल में मतलब इस रूल में कुछ ऐसी चीज़ नहीं बताई गई जिसको यूज़ करके वो आर्टिकल नहीं डिटेन हुआ, मगर वो उस समय के उसमें में कोई और कानून है जो ये कहता है कि इस आर्टिकल को डिटेन किया जाए, तो ये आर्टिकल डिटेन किया जाएगा। ठीक है, जिसमें ये लिखा गया है एग्जेम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी। आगे क्या है, लायबिलिटी से एग्जेम्पशन दी गई है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर लॉस damage of an item or its content or any other ground on any other ground if any as specified in the regulations में वो स्पेसिफाई करेंगे अगर कोई आर्टिकल लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है, कुछ में कोई कंटेंट्स मिस मिस हो जाते हैं, ठीक है, यानी और या कोई और ग्राउंड से वो आर्टिकल खो जाता है, ठीक है, उसमें कंपनसेशन मुआवजा मिल सकता है कस्टमर को, ठीक है। द कंपनसेशन शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ द लॉस और डैमेज। जो ये कंपनसेशन होगा वो उस लॉस से और डैमेज से ज़्यादा नहीं हो सकता। एंड शैल नॉट बी पेड ऑन प्रोहिबिटेड आइटम। अगर कोई आइटम प्रोहिबिटेड आइटम बुक हुई है उस पर कोई भी ऐसा कंपनसेशन नहीं दी जाएगी। और लॉस और डैमेज कास्ट बाय फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑफ द सेंडर। अगर कोई सेंडर की नेग्लिजेंस से वो आर्टिकल डैमेज हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो उस पर भी कोई कंपनसेशन नहीं होगी अराइजिंग फॉर द फोर्स मैन्योर, ठीक है, इसमें ये है। अब हमने पूरा रूल डिस्कस कर लिया। मैं आशा करता हूँ आपको ये रूल पूरा अच्छी तरह समझ आया होगा। प्लीज़ इसको 2-3 बार ज़रूर पढ़ें। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हम अपना करेंगे पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024। और मैं आपको आने वाले समय में इसकी एक पीडीएफ भी लेकर आऊँगा, जिसकी हेल्प से आप एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको बहुत ईजी ये याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।